दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर करेंगे आज का जो सेशन होगी। आज का सेशन में हम लोग कवर करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री का ये देखिए सेकेंड पार्ट है। इससे पहले आप लोगों को एक पार्ट्स हम आप लोगों को कवर किए थे, एक पार्ट्स आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड किए थे। सभी लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसको सब लोग जरूर देखिएगा। आज का सेशन लंबा होगा, मैराथन के फॉर्मेट में होगी। सभी लोग बढ़िया से बने हुए रहिएगा और अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि मैक्सिमम चीज इसमें ना रटना पड़ता है। तो कोशिश करिएगा कि हम आपको, कोशिश मेरा पूरा जारी रहेगा कि हम आपको समझा दें, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ा बहुत सारा, क्योंकि इसमें ना एक्सेप्शन केस अपवाद अपवाद ऐसे करके रहती है, इसीलिए थोड़ा सा इसको आपको बढ़िया से देखते हुए चलना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें सेशन को। तो आज का ये सेशन नंबर सेकेंड रहेगी। इससे पहले हम लोग फर्स्ट सेशन अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द। देखिए, रदरफोर्ड जब अपना स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो वो जनरली किस चीज का साइज से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए। तो रदरफोर्ड जब एक्सपेरिमेंट करे तो न्यूक्लियस का खोज कर दिए थे, समझे। तो न्यूक्लियस का जो साइज था ना, केंद्रक का जो साइज था, उससे रिलेटेड वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब रदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो उन्होंने बहुत कुछ बताए थे, हम लोगों को बताए थे कि एक एटम्स है, उस एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। एक एटम के अंदर मैक्सिमम जो स्पेस है वो खाली रहता है। ये सब कौन बताए थे? रदरफोर्ड का ही देन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एटम हैज। देखिए, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एटम्स हैज प्रोटॉन, एटम्स हैज न्यूट्रॉन, एटम्स हैज न्यूक्लियस या एटम्स हैज इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, जब फर्स्ट टाइम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो फर्स्ट टाइम एटम्स पार्टिकल के अंदर क्या चीज देखा गया था? तो फर्स्ट टाइम एटम पार्टिकल्स के अंतर्गत न्यूक्लियस ही पता चला था। अच्छा, एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस भी है, ठीक ना। तो जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो फर्स्ट टाइम एटम के अंदर क्या देखा गया था? न्यूक्लियस। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। The heaviest subatomic particle is, the heaviest subatomic particles की बात कर रहा है, तो क्या प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा या पॉजिट्रॉन होगा? तो हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर बात करें ना, तो क्या बनेगा इसका? द हैवीएस्ट सम एटॉमिक पार्टिकल इज, तो इसमें आपको प्रोटॉन देखने को मिलेगा, न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, पॉजिट्रॉन देखने को मिलेगा। तो हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो इसमें ना न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन्ड करेक्टली बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। देखिए, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम का क्या एक्सपेरिमेंट था? उनका कहना था ना कि जो भी एटम्स होता है ना, जो भी एटम है वो एक एटम तरबूजा की तरह है। जैसे तरबूज में देखिएगा कि तरबूज को काटिएगा तो उसके अंदर दाना दाना दिखेगा, फिर और पार्ट्स पूरा पका हुआ तरबूज रहेगा तो लाल लाल दिखेगा। तो जो लाल लाल दिखता है उसको जनरली वो बोले थे कि ये एक प्रकार का प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है उसमें, और जो दाना दाना रहता है ना वो एक प्रकार का निगेटिव चार्ज, यानी वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है, ये बताए थे। लेकिन वो एक चीज ये भी बताए थे कि वो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर रहता है, जिससे कि वो जो तरबूज है ना, यानी एटम है, वो एक न्यूट्रल है। तो वही, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स। तो ओवरऑल न्यूट्रली ऑफ द एटम, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम या पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटम, स्टेबिलिटी ऑफ दैट। तो वो जनरली क्या बताते हैं? ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम अकाउंट्स फॉर द, देखिए रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ द एटम अकाउंट्स फॉर द,
तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या था? स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय मेटल फॉइल, स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स लाइन स्पेक्ट्रा ऑर्बिट। देखिए ये स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बाय मेटल फॉइल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम्स अकाउंट्स फॉर द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय द मेटल फॉइल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स का ही बमबारी वो करवाया थे। इन बोर्स मॉडल, अगर बोर्स मॉडल में देखा जाए, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम, द इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट फॉल इनटू द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, बिकॉज क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करता है, और चारों तरफ रिवॉल्व करते करते, जैसे अगर आप चारों तरफ थोड़ा सा रिवॉल्व करके देखिए ना, थोड़ा थोड़ा सा रिवॉल्व करके कुछ देरी बाद आप रुकिए तो देखिएगा ना आप सेंटर की ओर जाकर तलमला के गिर जाइएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ तो ऐसा होता है नहीं। यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की तरफ फॉल नहीं करता है, गिरता नहीं। आखिर क्यों? एटम्स है डबल कैरेक्टर्स, एटम्स के पास क्या डबल कैरेक्टर है, या इलेक्ट्रॉन्स है जो वेव कैरेक्टर, जो इलेक्ट्रॉन है वो जनरली एक वेव कैरेक्टर का नेचर जनरली शो करता है, या क्वांटम रूल डू नॉट अलाउ इट, या क्वांटम रूल ये अलाउ नहीं करता है कि वो जाकर न्यूक्लियस यानी वो जाकर सेंटर में जाकर गिरे, ऐसा। या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय द मैकेनिकल फोर्स। तो देखिए क्वांटम रूल डज नॉट अलाउ इट, क्वांटम रूल ये अलाउ नहीं करता है कि अगर आप गोले 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 रोटेट कर रहे हैं तो जाकर आप सेंटर में जाकर घुस जाए, वैसा नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट। बोर्स मॉडल कुड एक्सप्लेन सक्सेसफुली, बोर्स मॉडल किसके माध्यम से सक्सेसफुली अपना एक्सप्लेन कर पाए थे? बोर्स मॉडल की बात किया जा रहा है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम, हीलियम का स्पेक्ट्रम से जनरली वो अपना मॉडल को एक्सप्लेन किया था सक्सेसफुली। या द स्पेक्ट्रम ऑफ स्पीसीज containing only one electron, the spectrum of multi-electron atoms, the spectrum of the hydrogen nucleus। तो जनरली द स्पेक्ट्रम ऑफ द स्पीसीज containing only one electrons हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन टू द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो रेडियस r1 अपॉन में r2 बराबर सेकेंड ऑर्बिट यानी n1 का होल स्क्वायर अपॉन में n2 का होल स्क्वायर। तो हमसे पूछा जा रहा है सेकेंड ऑर्बिट में 2, तो 2 की 4 अपॉन में फर्स्ट का 1 यानी 4:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की चर्चा किया जाए तो उनका क्या कहना था? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, बिल्कुल सही। जो भी इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी हो क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड कहने का मतलब कि प्लस माइनस के साथ वो बैलेंसिंग में। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज, बिल्कुल एंगुलर मोमेंटम भी क्या है इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज है। तो बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। द प्रिंसिपल विच एक्सक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ द थर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज, मतलब एक वैसा प्रिंसिपल जिस प्रिंसिपल्स के माध्यम से हम लोग थर्ड ऑर्बिटल में, थर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में तीसरा इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंस रह सकता है। ये जनरली कौन बताया था? कि अफबाहु का रूल था, ये पॉलिज एक्सक्लूजिव प्रिंसिपल्स का रूल था, हुंड्स रूल का था, या नन ऑफ दिस। तो इनका पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स का ये रूल था। प्रिंसिपल विच एक्सक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए थर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज पॉलिज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी। द फैक्ट दैट द टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन इज डिड्यूस्ड फ्रॉम द, जैसे देखिए एक ऑर्बिटल में 2 अपोजिट स्पिन के साथ इस तरह से इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये जनरली कौन ये बताए थे? क्या हुंड्स रूल ऑफ द मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन का ये रूल था, पॉलिज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स का था ये, या अफवाह रूल था, या हेजन्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ही कहना था। According to the above principles, the 19th electron in an atom goes into the 19वां एटम की बात कर रहा, 19वां एटम जनरली किसमें भागेगा? 4s 3d 4p 3p, 90वां है ना, 4s ऑर्बिटल में, 3d ऑर्बिटल में 4p, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p, थोड़ा सा इधर लिखते हैं ना, 1s 2s 2p
3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, spdf हो गया। मेरे को 19वां चाहिए ना। 2 1 3 2 5 3 8 3 11, 11 और 3 14, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 1s 2s 3s 4s। According to above principle, the 19th electron in an atom goes into the 1 2 1 3 2 5 3 8 4 12 6 18, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। देखते अच्छा, एस पर 2 का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यानी 1s2, फिर यहाँ पे 2s है तो 2s2, यहाँ पे 2p6 2p6, फिर यहाँ पे 3s2 3p6, 2 2 4 4 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18, 3p6 4d तक। According to above principles, the 19th electron in an atom goes into the 4s orbital में घुसने वाला है। वन एस टू 2p6 3s2 3p6, यहाँ पे 3p6, इसके बाद 3d1, फिर 4s1। अच्छा एक सेकंड देखिएगा, क्योंकि ये 3d तक तो पहुंच ही नहीं रहा है ना। यहाँ पे देखिए आ जाएगा 2 2 4 4 और 6 4 10 10 और 2 12 12 और 6 18, 18 हो गया। अंतिम में एक और इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो 3p6 के बाद यहाँ पे 4s1 डाला जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, डी तक है ही नहीं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि मेरे को 19वां चाहिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, लास्ट में 4s1 ऑर्बिटल तक जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए तक जाएगा। इन nth एनर्जी लेवल द नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल, यानी अगर मान लेते एनर्जी लेवल के अंदर हमसे पूछा जाए कि आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल की संख्या निकाल के बताइए तो n स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी nth एनर्जी लेवल ऑफ द नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल इज n स्क्वायर। The angular momentum of an electron revolving around the nucleus is integral multiple of h upon में 2 पाई, जहाँ पे h बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 पाई बराबर कांस्टेंट है, h बराबर 2 पाई। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन फिफ्थ सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल की संख्या की बात किया जा रहा है तो 5 का होल स्क्वायर यानी 5 5 25 हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोग पीछे डिस्कशन किए। देखिए द स्लैग ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम द कॉपर पाइराइट्स मेनली। देखिए कॉपर पाइराइट्स से अगर हम कॉपर को क्या कर रहे हैं, कॉपर द स्लैग ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट्स मेनली, यानी देखिए जब कॉपर पाइराइट्स से हम लोग कॉपर को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। कॉपर पाइराइट्स एक और ओर के फॉर्मेट में, वहां से हम लोग कॉपर हटा रहे हैं। तो कॉपर हटाते वक्त जो मेरे को स्लैग, यानी जो भी मेरे को स्लैग कहने का मतलब कचरा, जो भी कचरा मेरे को प्राप्त होगा वो कचरा क्या रहेगा वो पूछा जा रहा है। या CaSO4 या CuSiO3, फेरस सिलिकॉन ऑक्साइड या फिर मैग्नीज। तो ये जनरली FeSiO3 जनरली यहां से मिलने वाला है इसके साथ।
देखिए ये सब याद करते हुए चलिएगा ना, ये सब काम का है। ये सब अगर भूल जाइएगा तो फिर गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन इज केटालाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट कब लगता है, जब या तो उसके ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा हो, पानी की मात्रा हो, वो भी आयंस के फॉर्मेट में, तब जाकर उसमें रस्ट लगता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज केटालाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, O2 Fe, केवल O2 Fe से कुछ होने वाला नहीं, जिंक H प्लस आयन, यानी H प्लस आयन के चलते जनरली रस्टिंग ऑफ आयरन केटालाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो H प्लस आयन के चलते आयरन के ऊपर रस्ट लगता ज़्यादा और साथ में केटालिस्ट भी हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H प्लस आयन। जैसे पानी है, पानी में, पानी से तो जनरली जंग लगी जाता है और पानी जनरली वहाँ पे आयोनाइड हो जाता है, और आयोनाइजेशन जैसे ही हुआ वैसे ही फिर रड को खाना शुरू कर देगा, यानी जो भी आयरन है आयरन को खाना शुरू कर देगा। रोज मेटल इज एन एलवाई ऑफ, रोज मेटल एक एलवाई किन किन मेटल्स का मिक्सअप है। तो बिस्मथ, लेड और टीन, एसन टीन का मिक्सअप होता है। बिस्मथ लेड यानी Bi पर बिस्मथ, लेड मतलब कि Pb सीसा, एसन मतलब कि टीन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रेडियल नोड फॉर 4d ऑर्बिटल, 4b ऑर्बिटल में रेडियल नोड, तो देखिए तो रेडियल नोड बराबर 4p है ना, 4p है तो n माइनस एल माइनस 1, तो n के जगह 4p है तो 4 माइनस एल बराबर 1 माइनस 1, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑर्बिट नंबर 3 विल बी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ऑर्बिट नंबर 3 यानी तीसरा ऑर्बिट में ऑर्बिटलों की संख्या 3 का होल स्क्वायर 3 तिहाई 9, ऑप्शन नंबर सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स एल्यूमिनियम इज नॉट प्रेजेंट, इसमें से किसमें जो है ना एल्यूमिनियम की मात्रा नहीं है, फ्लूइडोस्फर, फ्लोस्फर, माइका या फिर क्रायोलाइट। ये जो फ्लोस्फर है ना, इसमें आपको एल्यूमिनियम का प्रेजेंस नहीं देखने को मिलेगा, जबकि फ्लोस्फर, माइका और क्रायोलाइट ये सब में एल्युमिनियम की मात्रा है। तो ये जनरली बोल सकते हैं कि एक प्रकार का एल्युमिनियम का ओर भी है। फ्लोरोस्फर में जनरली एल्युमिनियम नहीं पाया जाता। तो सेटेन नंबर ऑफ एन हेक्सा डेकेन इज, आप लोगों को दो चीज हम पढ़ाए होंगे, सेटेन नंबर एक, एगो ऑक्टेन नंबर। सेटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर से जनरली पेट्रोल का क्वालिटी और डीजल का क्वालिटी मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो वही सेटेन नंबर ऑफ एन हेक्साडेकेन की बात कर रहा है। तो एन हेक्साडेकेन का जो सेकेंड नंबर होता है ना, वो जनरली 100 होता है। द सेटेन नंबर ऑफ एन हेक्साडेकेन का जो सेटेन नंबर वो आपको 100 देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात किया जा रहा है ना। बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड फॉर द डिटरमाइनिंग कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल। अब सॉलिड फ्यूल किस रूप में देखने को मिलेगा, जैसे लकड़ी जला रहे हैं, गोईठा जला रहे हैं, उपला जला रहे हैं, जो भी जला रहे हैं वो सॉलिड फ्यूल है। लिक्विड फ्यूल में जनरली क्या चीजें देखने को मिलेगी, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब लिक्विड फ्यूल में रहता है। यानी तो एलपीजी गैस वो भी लिक्विड के फॉर्मेट में रहता है, वो लिक्विड को कॉम्प्रेस करके गैस के फॉर्मेट में एक टंकी में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो जब तक टंकी में तब तक वो गैसियस फॉर्म है। अगर हो सके तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, जैसे गैस निकाल कर और हाथ पर देखिएगा तो पानी पानी यहाँ जैसा लगेगा हाथ पे। तो सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल का अगर कैलोरीफिक वैल्यू मेजरमेंट करनी है तो बॉम्ब कैलोरीमीटर की मदद से कर सकते हैं। तो इसका बोथ एंड भी दोनों हो जाएगा करेक्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑर्बिट नंबर 3, अरे ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BF3 इज, BF3 का हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 होता है, BF3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये सही है sp2, याद कर लेना होगा उसको। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ, देखिए हार्डनेस ऑफ वाटर दो तरह का, एक परमानेंट हार्डनेस, एक टेम्पोररी हार्डनेस। अगर टेम्पोररी हार्डनेस हटाना हो तो आप पानी को क्या कर दीजिए, बॉयल कर दीजिए। जनरली आप लोग ना पानी, अगर आपके चापाकल में या आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पानी खराब रहता होगा ना,
तो आप उसको बॉयल करके एक बार पी कर देखिए, देखिएगा कि पानी में स्वाद आ जाएगा, उसके अंदर का जो खारापन है वो खत्म हो जाएगा, हार्डनेस जो खत्म हो जाएगा। लेकिन परमानेंट हार्डनेस की बात कर रहा है, तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में भी रिमूव बाय द एडिशन ऑफ, यहाँ से देखिए एगो मेथड है ईडीटीए मेथड। ईडीटीए मेथड के माध्यम से ना बहुत बढ़िया से परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर भी हटाया जा सकता है। तो ईडीटीए मेथड आप लोग याद कर लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ईडीटीए मेथड, ईडीटीए मेथड क्या है, एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ईडीटीए मेथड। और ईडीटीए मेथड को आप प्रोसेस को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, पूछा जा सकता है। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ सोडा एश। अगर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करना है तो आपको सोडा एश मिला दीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज बेंट, इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो जनरली बेंट है, मुड़ा हुआ है। बेरियम क्लोराइड, BF3, H2O या NH3। तो ये जो H2O वाटर है ना, यही बेंट के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा आपको। What weight of copper will be deposited by the passing 2 Faraday of electricity through a solution of copper salt? यानी what weight of copper will be deposited by the passing 2 Faraday of electricity through a solution of copper salt? देखिए CuSO4 का एक सोल्यूशन है, इसमें जनरली क्या है ना, दो गो इलेक्ट्रोड डाल दिया गया है ऐसे कैथोड एनोड, और दोनों को कनेक्ट कर दिया गया इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, और उसमें जनरली 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी डाला जा रहा है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि ये जो CuSO4 का जो सल्फेट है, इस CuSO4 से Cu की मात्रा कितना ग्राम बाहर निकलेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें कैसे निकालिएगा, तो देखिए व्हाट वेट ऑफ द कॉपर विल बी डिपॉजिटेड बाय, तो उतना ही वेट डिपॉजिट होगा ना इस सॉल्यूशन के माध्यम, इस सॉल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से उतना ही वेट बाहर निकलेगा। अगर 2 फैराडे, ध्यान रखिएगा 2 फैराडे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो जितना जो एक्चुअल में जो कॉपर का अपना वेट होता है ना, एटॉमिक वेट, बस उतना ही जनरली डिपॉजिट भी होगा। तो एट द वेट ऑफ कॉपर यानी जितना जो 63.5 ग्राम है ना, बस उतना ही 63.5 ग्राम ही डिपॉजिट होगा। अगर इसको आप निकालना चाहते हैं ना तो आप निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालिएगा, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो बराबर 2 फैराडे, 1 फैराडे बराबर कितना कूलम, 96,500, तो 2 गुने 1 फैराडे यानी 96,500, क्योंकि 2 फैराडे है तो 2 गुने 1 फैराडे, 1 फैराडे बराबर इतना कूलम, 96,500 कूलम, ये टोटल हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रोसिटी सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर, व्हाट वेट ऑफ द कॉपर विल बी डिपॉजिटेड, कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ, कॉपर का मास, एम बराबर E इंटू क्यू। ई बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है जो एटम्स का जो एटॉमिक वेट है, एटम का एटॉमिक वेट कितना है 63.5 अपॉन में चार्ज तो इतना दिया हुआ इक्विवेलेंट वेट है, तो एटॉमिक वेट गुने 63.5 एटॉमिक वेट गुने उस एटम का वैलेंसी। लेकिन यहाँ पे जनरली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस चल रही है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में इक्विवेलेंट वेट बराबर जो एटॉमिक वेट है वो वाला हो जाएगा, अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा ना, जो कॉपर का है ना, तो कॉपर का तो 2 हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट गुने चार्ज। चार्ज तो मेरे को पता है 2 गुने 96,500 है, इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट तो 63.5 ही है, तो एटॉमिक वेट गुने, सॉरी एटॉमिक वेट गुने चार्ज तो पता है, एटॉमिक वेट बटा एटॉमिसिटी हो जाएगा। तो एटम्स का जो कॉपर का जो होता है वैलेंसी, इक्विवेलेंट बराबर एटॉमिक वेट बटा वैलेंसी का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वैलेंसी तो 2 हो जाएगा कॉपर का, गुने लेकिन यहाँ पे 2 फैराडे चार्ज भी फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में, यहाँ 2 गुने 96,500 होगा चार्ज, यानी और जो चार्ज वो चार्ज यानी हो जाएगा 2 गुने 96,500, ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, तो यहाँ से हो जाएगा 63.5
ग्राम। देखिए यहाँ पे तो 63.5 ग्राम आ गया, लेकिन आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा कि यहाँ पे सर आप 96,500 कैसे लिख दिए। देखिए इसका थोड़ा ना हम आपको मैकेनिज्म थोड़ा सा समझा देते हैं इसमें। जैसे जब भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस करिएगा ना, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करते वक्त कितना डिपॉजिट हुआ उस कंटेनर में, वो जो डिपॉजिट होता है ना उसको जनरली मास हम लोग बोल सकते हैं एम। तो एम बराबर होता है जेड इंटू क्यू। एम बराबर क्या होता है, कितना मास डिपॉजिट हुआ, डिपोजिटेड मास। अब देखिएगा ये जो जेड बराबर होता है ना, जेड बराबर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, और यही जेड बराबर क्या होता है ना, जेड बराबर होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एक समझिए कि क्या इसको बोला जा सकता है कि ये कांस्टेंट के फॉर्मेट में। और जेड बराबर क्या होता है कि ओनली फॉर इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट का ई लिख देते अपॉन में 96,500, ये होता है इसका ओरिजिनल फार्मूला। और इक्विवेलेंट वेट, अब ये जो इक्विवेलेंट वेट कहने का मतलब कि तुल्यांकी भार हो गया, तो तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, तो तुल्यांकी भार निकाला जाता है एटॉमिक वेट अपॉन में वैलेंसी इनटू, अब अपना ये 96,500, ये तो यहाँ 96,500 डाल दीजिए, ये जेड का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पे जेड वही हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखे, तो देखिए एम बराबर यहाँ पे ई गुने क्यू लिख दिए हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट ई फॉर इक्विवेलेंट वेट लिख दिया। और इक्विवेलेंट वेट का ये क्या है, ये एटॉमिक वेट अपॉन में वैलेंसी अपना हो गया, और ये 96,500 ये कांस्टेंट हो गया, और गुने ये क्यू मीन्स की चार्ज, तो चार्ज है ये 2 गुने 96,500, तो पूरा कैलकुलेशन किया तो 63.5 ग्राम मेरे को निकल गया। फॉर्मूला याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, हो गया। और यहाँ पे क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर चार्ज। ठीक है, एक फैराडे बराबर कितना कूलम्ब, 96,500 कूलम्ब, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर फाइनल फार्मूला बनाना चाहे तो फाइनल फार्मूला बन जाता है एम बराबर जेड बराबर इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट मीन्स की एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट अपॉन में वैलेंसी गुने 96,500 गुने चार्ज। अब कभी कभी Q बराबर IT का भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि कितना उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और कितना देरी तक पास करवाए, अगर नहीं तो फिर अपना Q बराबर चार्ज अपना है तो चार्ज पुट कर देना है। तो अलग अलग फॉर्मेट में जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उस तरह से आपको कैलकुलेशन करना। इसको ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सेल, इसमें से कौन है जो प्राइमरी सेल है, तो ये मरकरी सेल क्या है, प्राइमरी सेल के अंतर्गत आता है। एसिड वैल्यू ऑफ गुड लुब्रिकेंट शुड बी, एसिटिक वैल्यू की बात किया जा रहा है हमारे। देखिए अगर अच्छा लुब्रिकेंट की बात किया जाए ना तो उसका जो एसिटिक वैल्यू यानी एसिड वैल्यू जनरली कम होना चाहिए, यानी एसिड वैल्यू ऑफ ए गुड लुब्रिकेंट, यानी एक अच्छा लुब्रिकेंट का जो एसिड वैल्यू जो होता है ना वो जनरली लो होगा, आपका कम होता है। तो अच्छा लुब्रिकेंट का एसिटिक वैल्यू लो, एकदम लो, ऑप्शन नंबर है। द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 टू Mn+2, देखिए यहाँ से ध्यान रखिएगा कितना चार्ज का यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कितना चार्ज का रिक्वायरमेंट हो रहा है ये कैसे आप निकालिएगा, कितना चार्ज का रिक्वायरमेंट हो रहा है, इस चीज को निकालने के लिए आपको करना क्या होगा ना, देखिए आपके पास है क्या क्या, आपके पास है MnO-4 से जनरली Mn+2 में चेंज हो रहा है। तो MnO4 से Mn+2 तक जाने के लिए कितना चार्ज का हो सकता है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए सबसे पहला। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीजन का, अच्छा MnO4 यहाँ पे है ना और यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 होता है, -2 होता है, तो Mn का x प्लस ऑक्सीजन का 4 गुने 2 बराबर, देखिए यहाँ पे जीरो से इसको इक्वेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे -1 है, तो बराबर जितना जो चार्ज होता है ना उससे अगर चार्ज के फॉर्मेट में है तो इक्वेट कर देंगे 1 के बराबर, और अगर चार्ज नहीं रहेगा तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहेगा तो जीरो से इक्वेट किया जाता है। तो यहाँ से x बराबर 4 दूनी 8 यानी 1 - 8, x बराबर यहाँ से क्या निकला -7। इस मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -7 आया।
अब -7 से, हाँ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस, यहाँ पे -1 है ना चार्ज, और ऑक्सीडेशन का जो, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना वो -2 होता है। -2 नहीं, तो ये होता है x + 4 दूनी की 8 बराबर -1। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन लिख लीजिए बराबर -2, एकदम गांठ बांध लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका, -2 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 दूनी की -8 हो जाएगा, तो x बराबर -1 + 8, तो x बराबर यहाँ से 7 निकला, यानी x की जगह मैग्नीज है, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, 7। अब देखिए 7, यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 7 निकला, जबकि यहाँ पे मैग्नीज के पास है अभी कितना, 2 है, तो यानी, और इधर कितना था, इधर 7 को इसके पास 7 मोल था, मैग्नीज के पास नंबर्स ऑफ मोल की संख्या क्या था, 7 को था। अब रिडक्शन होके देखिए 2 गो बचा है, यानी 5 गो खत्म हो गया, तो 5 गो खत्म हुआ तो उसके लिए कितना चार्ज का रिक्वायरमेंट था वो देखिए, तो 5 गो यहाँ पे 5 मोल रिडक्शन हुआ है, तो 5 मोल रिडक्शन के लिए कितना चार्ज का आवश्यकता होगा, तो जितना मोल रिडक्शन होता है ना उसमें क्या करिए, 1 फैराडे से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उतना आपको जरूरत रहती है एनर्जी का। तो कै गो टोटल, यहाँ पे टोटल 7 गो था, 7 गो से 2 गो पहुंच गए, यानी 5 गो खत्म हुआ, तो 5 गो के लिए कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट था, 1 फैराडे बराबर अभी जस्ट बताया 96,500, 0 0 5 5 25 के 5 5 6 30 और 2 32 के 2 कैरी बचा 3 5 9 45 46 47 48 48 25 00 है, 48 25 00 कूलॉम, ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा करेक्ट इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको ना एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को आपको क्या करना है उसके बारे में पूरा डिटेल से लिखना है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस 2 गो नियम था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अगर आप लोग लिख सकते हो तो आप लोग कोशिश करिएगा लिखने का। नेक्स्ट सेशन में ना इसका सब्जेक्टिव हम करवा देंगे आपको, अगर ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए ये क्वेश्चन हम लगा दिए हैं। देखिएगा अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर करवाएंगे हम। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रेट आयन, यानी नाइट्रेट आयन में टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात किया जा रहा है। आयन है ना, इस साथ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रेट आयन है। क्या होगा बताइए तो, नाइट्रेट आयन NO3 के साथ माइनस, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो देखिए, तो नाइट्रोजन के पास 7 गो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीजन के पास 8, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 6 2 8 गो, 8 गो उसके पास है, तो 8 3 की 24, ठीक है ना, 7 4 11, यानी 7 4 11, एक एक का एक 2 31, लेकिन NO3 यहाँ पे एगो देखिए माइनस, एगो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, NO3 है ना, तो NO3 है तो फिर
31 को तो इलेक्ट्रॉन यही दोनों हो गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके। अब ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो अगर मान लेते इसमें एक और इलेक्ट्रॉन जोड़े तो ये 32 को इलेक्ट्रॉन टोटल दे देगा मेरे को। ठीक है, तो हो गया इसका 32 आएगा ऑप्शन नंबर। फार्मूला याद रखिएगा ना, तो पता चल जाएगा आपको। फार्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज, इसमें से पानी से होने वाला रोग कौन नहीं है? टाइफाइड, खाना पीना जैसे तैसे खाइएगा, पानी जैसे तैसे पीजिएगा, जहां तहां का पानी पीजिएगा टाइफाइड हो जाएगा। कोलेरा, हैजा, हेपेटाइटिस, स्कैबिज ये पॉसिबल नहीं है। देखिए स्कैबिज एक प्रकार का रोग है, हम आपको दिखाते हैं। स्कैबिज रोग ना, देखिए ये है स्कैबिज रोग। मतलब कि स्कैबिज रोग आप लोग देख के भी लगेगा कि मरसा के क्या दिखा रहे। ये देखिए स्कैबिज रोग मतलब ना कि हाथ हुथ पर हो जाता है ये सब, या नहीं तो पूरा शरीर पे भी ये सब दिखेगा, फफूंद फफूंद टाइप का। ये देखिए ये पानी के मदद से होता नहीं है। तो स्कैबिज इज एन इन्फेक्शन ऑफ द स्किन बाय द ह्यूमन इच बिट। समझ में मतलब आप देख पाए ना किस तरह का स्कैबिज बीमारी होता है, ये पानी से नहीं होता है। ठीक है, तो स्कैबिज होगा। पूछिएगा कि सर कैसे होता है, तो ये सब रिएक्शन करता है, जैसे तैसे कुछ ज़्यादा दवाई खा लिए एक्स्ट्रा, या फिर जो ज़रूरत के हिसाब से कुछ ज़्यादा कर लिए, तो फिर आपका स्कैबिज होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर वही होता है जब रिएक्शन कर जाता है ना, अलग अलग दवा, अलग अलग जब दवा खा रहे उसी वक्त ज़्यादातर होता है। नहीं तो फिर कभी कभी ब्लड में भी प्रॉब्लम होने के चलते ये स्कैबिज बीमारी आ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स नाइट्रोजन, इसमें से कौन है जो जनरली नाइट्रोजन कंटेन करके रखता है? आपके पास है टेफ्लॉन है, नाइलॉन है, टेरालिन है या पीवीसी है। तो ये जो नाइलॉन जो है ना, नाइलॉन जो है वो नाइट्रोजन को कंटेन करके रखता है अपने पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज मोनोमर इन पोलोमराइजेशन रिएक्शन, पोलोमराइजेशन रिएक्शन में जो मोनोमर के रूप में जो काम करता है ना, वो कौन सा है? तो CH3CH2OH है। OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन का ग्रुप है, OH। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH, यानी मेथेनॉल इथेनॉल, C2H5OH एथेनॉल ग्रुप का है। तो मोनोमर इन द पोलोमराइजेशन रिएक्शन, पोलोमराइजेशन रिएक्शन में जो मोनोमर जो होता है ना वो C2H5OH, ऑप्शन नंबर बी। Among the following which creates permanent hardness of water, इसमें से कौन है जो वाटर का परमानेंट हार्डनेस शो करता है? तो मैग्नीशियम आयंस या कैल्शियम आयंस अगर वाटर में प्रेजेंट रहेगा तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर शो करने वाला है। तो मैग्नीशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम भी हो सकती है प्रेजेंट। द सब्सटेंस यूज्ड इन द मेटलर्जी टू रिमूव गैंग, इट्स कॉल्ड द सब्सटेंस यूज्ड इन मेटलर्जी टू रिमूव गैंग। देखिए गैंग के रिमूव करने के लिए मेटलर्जी में जो भी हम लोग सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? फ्लक्स या फिर स्लेज या बोथ या नॉन ऑफ दिस। तो वो जनरली फ्लक्स का इस्तेमाल। द सब्सटेंस यूज्ड इन मेटलर्जी टू रिमूव गैंग इज कॉल्ड फ्लक्स। फ्लक्स का इस्तेमाल करके मेटलर्जी से हम लोग जनरली गैंग रिमूव करते हैं, फ्लक्स। Which of the following is used by divers for respirations in deep sea, यानी जो गहरा समुद्र में जो गोताखोर लोग जाते हैं ना, उन लोग जिंदा रहने के लिए क्या चीज वहां पे यूज करते हैं? क्योंकि नीचे पानी है, सांस तो ले नहीं पाएंगे, आंख मुंह खोलेंगे, नाक खोलेंगे तो खाली पानी जने तने से घुसेगा, जने जने छेद है उन्हें होने से पानी घुसेगा। तो उन लोग जनरली पानी में क्या लेकर जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम लेकर जाता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मेथेन लेकर जाता है ना। तो उन लोग जनरली ऑक्सीजन और हीलियम लेकर नीचे जाता है, यानी पीठ पर पीछे बांध लेगा और मारेगा गोताखोर डाइव एकदम नीचे समुद्र में, जो भी उसको खोजना सारा खोज देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्सप्लोसिव, इसमें से कौन एक्सप्लोसिव नहीं है? RDX, बम, डायनामाइट, सब तो एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक ही है। तो इसमें से वैसा थोड़ी ना कोई
तो सब विस्फोटक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स वन रेडियल नोड, इसमें से किसमें जनरली एक रेडियल नोड प्रेजेंट है? वन रेडियल नोड 3p है, 4p है, 2s है, ऑल है। वन रेडियल नोड 4d 3p 2s 4d, जैसे 4s जो हम लोग का पीछे था उसमें दो रेडियल नोड हम लोग चेक किए थे। यहाँ पे 4d है, 4p है, यानी spd है, तो spd है, और यहाँ पे साथ में 2s है, इसमें सब सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स वन रेडियल नोड, सब में एक रेडियल नोड पाया जाता है, सब में। n बराबर 3 द वैल्यू ऑफ l, n बराबर 3 दिया हुआ है तो वैल्यू ऑफ l का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है? 0 to n-1 तक। तो 0 to n-1, n बराबर 3 तो 3 - 1 यानी 0 to 3 में से घटाएंगे तो 2, 0 से 2 तक यानी 0 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 1 2, 0 1 2, ऑप्शन नंबर ए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किसी दो पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। एलपीजी कोरोजन पे लिखना है या डी ब्रॉगली रिलेशनशिप पे लिखना है, तो किसी एक पर आप लिख सकते हैं। आप लोग नोट्स कॉपी में देखिएगा, वहां पे सारी चीजें मिलेगी, नहीं तो फिर हम अलग से एक लेक्चर लाएंगे। तो ऑक्टेन नंबर ऑफ आईएसओ ऑक्टेन इज, ऑक्टेन नंबर की बात करा जा रहा है आईएसओ ऑक्टेन में, तो ऑक्टेन नंबर इसका 100 हो जाएगा। कैथोड रेज कंटेन, कैथोड रे के ऊपर क्या चीज रहता है? तो उसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी उसमें निगेटिव चार्ज होता है कैथोड रे में, याद रहेगा ना, कैथोड रे में निगेटिव चार्ज होता है। इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इम्प्यूरिटीज मेटल्स एक्ट एज, देखिए जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें जनरली दो मेटल डालते हैं और दोनों मेटल को कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, और फिर इसमें से एक मेटल जो होता है एनोड होता है, एक मेटल जो होता है वो कैथोड होता है। तो इसमें से जो इम्प्योर मेटल जो होती है ना, इम्प्योर मेटल एनोड पर आता है। इम्प्योर मेटल, चाहे जिस चीज का ये अपना सॉल्यूशन हो, अगर मान लेते CuSO4 का होगा, तो जो भी अनवांटेड या इम्प्योर मेटल होगा ना जो एनोड पर आएगा, और ये जो कैथोड है, कैथोड के ऊपर जो आएगा वो प्योर मेटल आएगा। हम यहाँ से आप लोग से ये पूछना चाह रहे हैं, इसमें से आप ये बताइएगा कि एनोड और कैथोड के ऊपर किस प्रकार का चार्ज पाया जाता है। एनोड और कैथोड जो इलेक्ट्रोड है ना, उसमें किस प्रकार का चार्ज पाया जाता है, आप लोग बताइएगा, तो ये एनोड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड इसमें से कौन है? तो बेरियम क्लोराइड, BCl3। कालगन इज द ट्रेड नेम ऑफ, कालगन की बात कर रहा है, कालगन मतलब कि वो जो व्यापारिक नाम होता है ना, वो पूछा जा रहा है। तो सोडियम हेक्सा मेथाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेथाफॉस्फेट का कालगन ट्रेड नेम है, तो ऑप्शन नंबर इसका ही होगा। कैथोड रेज कॉन्टेंट, अरे अभी तो जस्ट पीछे एक हम लोग कैथोड रे का ही बारे में बात किए थे। कैथोड रे में जनरली इलेक्ट्रॉन होता है। एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमलगम, अमलगम का एक कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट है पारा Hg, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा Hg। 67 के बाद देखिएगा 68, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील एक ऐसा धातु है ना, मतलब ऐसा एलॉय है जिसमें जंग उंग नहीं लगता। जैसे घर में अगर आप थाली में खाना खाते होंगे ना, तो थाली को आप लंबे समय तक भी रख दीजिएगा पानी में ना, तो उसमें जंग नहीं लगेगा। तो वही पूछा जा रहा है। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ लोहा, क्रोमियम और निकेल, जिंक, कॉपर और टिन, निकेल, कॉपर और जिंक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? लोहा, क्रोमियम और निकेल, इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर है। द सेटेन नंबर ऑफ अल्फा मिथेनेल इज, तो सेटेन नंबर अल्फा मिथाइल नैप्थलीन है। अल्फा मिथाइल नैप्थलीन का जो सेटेन नंबर है वो 0 के बराबर होता है। द नंबर ऑफ रेडियल नोड ऑफ 4d ऑर्बिटल की बात किया जा रहा है। 4d ऑर्बिटल का भी जस्ट हम लोग पीछे एक डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो 4d ऑर्बिटल था ना, यहाँ पे चेक कर लेते।
देखिए यहाँ 4d ऑर्बिटल है। 4b ऑर्बिटल में रेडियल नोड क्या होता है, तो रेडियल नोड 1 रेडियल नोड यहाँ से क्वेश्चन से मिल जाएगी आपको। द नंबर ऑफ रेडियल नोड इन 4d ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल में रेडियल नोड क्या है 1। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्यूल इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में जनरली फ्यूल का क्या महत्व है। विदाउट फ्यूल इंडस्ट्री इज नॉट प्रोग्रेसिव इन लॉन्ग टाइम, बिना फ्यूल का इंडस्ट्री चल सकता है ना। डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल को फिर क्लासिफाइड आपको करना, अलग अलग टाइप्स का फ्यूल भी होती है उसको पूरा क्लासिफाई करना, 6 मार्क्स का ये था, ठीक है। पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क इज, यानी दूध का पीएच वैल्यू की बात किया जा रहा है, तो दूध का अगर पीएच वैल्यू का बात किया जाए तो कितना होता है दूध का पीएच वैल्यू, ये 6.6 के आसपास होता है। एसिटिक ही रहता है, बेसिक नहीं रहता है। बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया NH3, अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल इन अमोनिया NH3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वंडरफुल मेटल, इसमें से अगर वंडरफुल मेटल की बात किया जाए, वंडरफुल मेटल मतलब कि आश्चर्यजनक, आश्चर्य, तो टाइटेनियम आश्चर्यजनक के वाला है। द सुटेबल लुब्रिकेंट फॉर वॉच इज, तो वॉच मतलब घड़ी में जो हम लोग जनरली तेल डालते हैं ना, तो पालम ऑयल हेजलनट ऑयल, तो दोनों करेक्ट है, पालम ऑयल और हेजलनट ऑयल यानी दोनों सही है। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड सेल, ये ना ये हम HW दे रहे हैं, आप बताइएगा हमको, आप मेरे को ना ये HW के फॉर्मेट में बताइएगा ना कि इसका आएगा क्या आंसर। तो देखते हैं कौन कौन बता सकते हैं। सो आप लोगों को ना थोड़ा सा हम आपको बताते हैं एक चीज, देखिए हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे देखिए अभी हम लोग यहाँ पे एक बॉन्ड एंगल हम लोग पढ़े ना, तो कुछ कुछ बॉन्ड एंगल आप लिख लीजिए जो बॉन्ड एंगल आपको काम देगा। जैसे देखिए H2O मीन्स कि वाटर होता है, और वाटर का जो बॉन्ड एंगल जो होता है ना, वो आपका बॉन्ड एंगल इसका वाटर का देखने को मिलेगा 105 डिग्री, ठीक है। और कभी कभी H2O का स्ट्रक्चर भी पूछ देता है कि ये H2O का स्ट्रक्चर किस तरह का बनता है, तो H2O का जो स्ट्रक्चर बनता है एंगुलर बनता है, ठीक है। जो जो पॉपुलर है, जो जो ज्यादातर पूछा जा सकता है उसका हम लिख दे रहे हैं आपको। जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का जनरली बॉन्ड एंगल कितना बनता है, और इसका टेट्राहेड्रॉन बनता है ये जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो इसका जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका बनता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये कुछ कुछ याद रखिएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर बनता है वो लीनियर बनता है, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री एकदम सीधे रहता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का जो बॉन्ड एंगल होता है ना, ये 119 डिग्री 30 मिनट, और सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो एंगुलर होता है, ठीक है। अब मेथेन एक है, मेथेन भी टेट्राहेड्रॉन उसका सैप होता है, और मेथेन का जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो ये सब कुछ कुछ आपको बॉन्ड एंगल याद करके रखिएगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल हो सकती है कि आपसे पूछा भी जा सकता है। तो बस ये था आज का जो सेशन था। आज का सेशन सब लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, जितना भी आज का सेशन में हम आपको कवर करवाए हैं सब आप बढ़िया से जरूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और आज का सेशन से आप कितना बन पा रहा था, कितना याद था आपको, आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।